हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको द्विवेदी युग के बारे में पढ़ाया था और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं छायावाद युग के बारे में, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। छायावाद युग, छायावाद युग। और जो छायावाद युग होता है तो इसका समय कब से कब तक रहता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसका समय 1918 ईस्वी से इसका समय शुरू हो जाता है, जो कब तक रहता है 1936 ईस्वी तक इसका समय रहता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जिस छायावाद के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इस छायावाद के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपना अपना तर्क दिया है और इसके बारे में फिर बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने कुछ रचनाएं लिखी है इस छायावाद युग के समय में। तो इससे संबंधित पहले आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए कि छायावाद हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो छायावाद का मतलब हो जाता है कि इससे पहले का जो काल था, तो इससे पहले का जो काल मतलब द्विवेदी युग था, तो उस द्विवेदी युग में जो कविताएं लिखी जा रही थी कवियों के द्वारा, तो उन्हीं कविताओं का भाव जब हमें इस काल के इस युग की कविताओं में स्पष्ट होता है तो उसे हम छायावाद युग कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए इसमें छायावाद युग किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि पहले की कविताओं में, पहले की कविताओं का भाव, पहले की कविताओं का भाव इस युग की कविताओं में स्पष्ट होता है। इस युग की कविताओं में स्पष्ट होना, तो यही क्या कहलाता है, तो इसे ही हम छायावाद कहते हैं। तो छायावाद का मतलब ये है कि इससे पहले का जो युग था उस युग में जो कविताएं लिखी जा रही थी, जब उन्हीं कविताओं का भाव इस युग में स्पष्ट होता है तो उसे हम छायावाद युग कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब छायावाद को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है, तो किस विद्वान ने इसका क्या नाम दिया है, तो देखिए इसमें अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग इसका नामकरण किया गया है। तो किसने क्या कहा है ये नाम आपको ध्यान रखना होगा। तो पहले देखिए यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, पहला नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं इन्होंने क्या कहा इसको, छायावाद युग को, तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने कहा है अन्योक्ति पद्धति। इन्होंने क्या कहा इसको, छायावाद युग को, तो इन्होंने कहा कि अन्योक्ति पद्धति, ये इन्होंने कहा है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अन्योक्ति पद्धति इस छायावाद युग को किसने कहा है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है, तो इसे शैली वैचित्र कहा है। क्या कहा है इसको छायावाद युग को, तो इसे शैली वैचित्र नाम दिया है। तो जैसा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर देना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है छायावाद युग को, तो आपको ध्यान रखना होगा शैली वैचित्र कहा है। फिर इसके बाद में अगला नाम आ जाता है इसमें तीसरा नाम मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे, तो मुकुटधर पांडे ने क्या कहा है ये देखिए इसमें, मुकुटधर पांडे। तो मुकुटधर पांडे जी ने क्या कहा है, इसे रहस्यवाद कहा है। क्या कहा है, रहस्यवाद कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे हो सकता है पूछ ले कि किस विद्वान ने इस छायावाद युग को क्या कहा है, तो इनके तीनों के नाम और इनके द्वारा जो नामकरण किया गया है छायावाद युग का, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जो छायावाद युग होता है इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो देखिए इसकी कुछ विशेषताएं होती है छायावाद युग की। तो कौन कौन से विशेषताएं हैं देखिए इसमें। जो छायावाद युग होता है तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए इसमें सबसे पहली विशेषता इसकी यह हो जाती है कि इसमें आत्म अभिव्यक्ति, इसमें क्या हो जाएगा, आत्म अभिव्यक्ति पर जोर दिया जाने लगा। अब ये आत्म अभिव्यक्ति का मतलब क्या हो जाता है, तो आत्म अभिव्यक्ति का मतलब हो जाता है कि अब
जो रचनाएं लिखी जाएगी ये उत्तम पुरुष शैली में रचनाएं लिखी जाएगी। मतलब इसमें जो भी रचयिता होगा अब क्या करेगा, अब मैं शब्द जैसे प्रयोग में लाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस समय अब जो रचनाएं लिखी जाएगी ये किस शैली में लिखी जाने लगी, तो ये उत्तम शैली में रचनाएं लिखी जाने लगी, मतलब उत्तम पुरुष में। ठीक है, उत्तम पुरुष का मतलब क्या हो जाता है कि मैं, तो जब वो कोई भी वक्ता या लेखक अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे मैं शब्द का प्रयोग अब करने लगे यहाँ पर कवि। फिर इसके बाद में दूसरा आ जाता है कि इस समय ये लोग प्रकृति प्रेम पर आधारित रचनाएं लिखने लगे। तो प्रकृति प्रेम मतलब अब जो रचनाएं लिखी जाएगी उसमें प्रकृति का वर्णन जरूर किया जाएगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकृति प्रेम के बारे में रचनाएं लिखी जाने लगी। फिर इसके बाद में अगली रचना इसमें अगला इसकी विशेषता हो जाती है। तो अगली विशेषता है कि इसमें नारी प्रेम पर आधारित रचनाएं लिखी जाने लगी। ठीक है, तो नारी प्रेम मतलब कि उस समय क्या होता था, इस समय हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन था और नारियों के साथ महिलाओं के साथ भेदभाव होता था। तो महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, उनको भी समानता का दर्जा देने के लिए तो नारी प्रेम पर आधारित रचनाएं लिखी जाने लगी। फिर इसके बाद में अगला इसमें आ जाता है कि इस समय राष्ट्रीय चेतना को भी बढ़ावा दिया जाता था। राष्ट्रीय चेतना को भी बढ़ावा दिया जाने लगा था, क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि 1936, तो यह समय कब से कब तक रहता है, छायावाद युग का। तो इसका समय 1918 से लेकर 1936 तक का रहता है। तो इस समय हमारे भारत में स्वतंत्रता को लेकर हलचलें तेज होने लगती है। तो इस समय फिर हम देखते हैं कि हमारे भारत में राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया जा रहा था। फिर इसके बाद में इसी समय सामाजिक चेतना को भी बढ़ावा दिया जा रहा था। सामाजिक चेतना को भी बढ़ावा दिया जा रहा था। फिर इसके बाद में जो सामाजिक समस्याएं थी लोगों की, उन सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए भी रचनाएं यहाँ पर लिखी जा रही थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में इसी काल में हम देखते हैं कि जो रचनाएं लिखी जाने लगी, तो अब ये किस काल में रचनाएं लिखी जा रही थी, तो ये मुक्तक काव्य में रचनाएं लिखी जा रही थी। मुक्तक काव्य का मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें वर्णों और मात्राओं का कोई नियम नहीं होता, अर्थात वार्णिक छंद होते हैं, मात्रिक छंद होते हैं। तो वार्णिक छंद में क्या होता है कि वर्णों की संख्या को ध्यान में रखते हुए छंद की रचना की जाती है। मात्रिक छंद में क्या होता है, तो मात्राओं की संख्या को ध्यान में रखकर रचनाएं की जाती है, तो उसे हम वार्णिक छंद और मात्रिक छंद कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऐसा कोई नियम यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो इन छंद के नियमों से मुक्त होकर, मतलब वार्णिक छंद और मात्रिक छंद के नियमों से मुक्त होकर यहाँ पर कवि रचनाएं लिखते हैं, इसलिए इसको मुक्तक काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस समय के जो कवि होंगे ये रचनाएं कैसे लिखेंगे, ये सब मुक्तक काव्य में रचनाएं लिखते हैं फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो छायावाद युग में कुछ कवि थे जिनको कवि चातुष्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखिए कवि चातुष्ट कौन कौन से हैं। तो जो छायावाद युग होता है, तो छायावाद युग में कवि चातुष्ट, अब ये चातुष्ट कवि कौन कौन होते हैं, तो देखिए इसमें कवि चातुष्ट मतलब इसमें 4 कवि हैं जिनको कवि चातुष्ट कहा जाता है, जो महत्वपूर्ण इसमें कवि थे। तो कौन कौन से हैं इसमें, तो देखिए इसमें 4 नाम आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको इन चारों के नाम आपको आसानी से याद करा सकता हूं। देखिए, तो आप याद रखो इसमें PM, PN, ऐसे 4 लोगों के नाम ध्यान रखो आप। ठीक है, क्या नाम रखेंगे आप इसमें, PM और PN, ये PM, PN, ये ऐसे 4 लोगों के नाम आपको ध्यान रखना होगा जिनको कवि चातुष्ट की श्रेणी में रखा जाता है, मतलब महत्वपूर्ण कवि थे इस छायावाद युग के। तो यहाँ पर P से हम पहला नाम क्या बनाएंगे, प्रसाद। तो प्रसाद मतलब क्या है यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, प्रसाद का मतलब क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में दूसरा नाम है यहाँ पर M, तो M फॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा, ये आपको ध्यान रखना होगा, महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। फिर इसके बाद में तीसरा यहाँ पर अक्षर है P, तो P से हम अब यहाँ पर क्या बनाएंगे, तो P का मतलब हो जाएगा यहाँ पर पंत। तो पंत का मतलब क्या है यहाँ पर, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, ये आपको ध्यान रखना होगा।
फिर इसके बाद में लास्ट इसमें अक्षर है एन। तो एन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? निराला। तो निराला का मतलब क्या हो जाएगा पूरा नाम? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इनका पूरा नाम होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कवि चातुष्ट होते हैं, तो ये कवि चातुष्ट, इसमें 4 कवि हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखना होगा। तो सरल रूप में आप कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि PM, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे PM और PN, ये तो आपको याद रह जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान जरूर होना चाहिए कि P से हम क्या बना रहे हैं, M से क्या बना रहे हैं, और P से हम क्या बना रहे हैं, फिर N से क्या बना रहे हैं, ठीक है। ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कवि इसके, जिसके नाम मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब कुछ इनकी रचनाएं देखिए, रचनाकार और रचनाओं के नाम। तो जो छायावाद युग होता है, छायावाद युग के कौन कौन से कवि हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये आपको हम अब बताते हैं। तो देखिए इसमें, तो एक तरफ इसमें रचनाकार का नाम और दूसरी तरफ इनकी रचनाएं, ठीक है, रचनाकार का नाम और दूसरी तरफ इसमें रचनाएं। तो कौन कौन से रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो ये इसमें देखिए। तो पहला नाम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जयशंकर प्रसाद का, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, और एग्जाम में इनकी रचनाएं आपसे जरूर पूछी जाती है। जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी की कुछ रचनाएं हैं। तो इनकी जो सबसे पहली रचना थी, ठीक है, तो इन्होंने जो पहली रचना लिखी थी उसका नाम था उर्वशी, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये इनकी प्रथम रचना है फ्रेंड, उर्वशी। फिर इसके बाद में इन्होंने और कई रचनाएं लिखी, जैसे झरना लिखते हैं, झरना। फिर इसके बाद में इनकी अगली रचना हो जाती है कामायनी। तो कामायनी ये इनका महाकाव्य है, और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कामायनी किसकी रचना होती है। तो ये कामायनी इनकी महाकाव्य, ध्यान रखना, ये इनका महाकाव्य है और बहुत ही प्रसिद्ध है, इन्हीं के कारण इनको ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद फिर अगले विद्वान का नाम आ जाता है, ये अगले कवि का नाम देखिए इसमें। तो अगले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। अगले हैं सुमित्रानंदन पंत। और जो सुमित्रानंदन पंत हैं, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्या कहते हैं इनको? प्रकृति का सुकुमार कवि इन्हें कहा जाता है। इसको सुमित्रानंदन पंत को ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहते हैं, तो ये इनको कहते हैं सुमित्रानंदन पंत को। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है आपको याद रखना होगा, वीणा, ठीक है। वीणा इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और इसी के कारण इन्हें प्रसिद्धि मिलती है, और एग्जाम में बार बार भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीणा किसकी रचना होती है। अब इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला नाम आता है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की एक रचना है जो आपको ध्यान रखना होगा, निर्जा, ठीक है, निर्जा, रश्मि और निहार। तो इनके 3 रचना है जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है कि किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की है। इसके बाद में इनकी जो तीनों रचनाएं होती हैं, इनको किसमें संकलित किया गया है, तो ये तीनों यामा के नाम से संकलित है, ध्यान रखना। इन तीनों का संकलन किस नाम से है, तो यामा के नाम से। अब यामा इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैं आपको सरल उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे वैज्ञानिक पुस्तक होती है, वैज्ञानिक पुस्तक है। अब विज्ञान पुस्तक में 3 विषय हो जाते हैं, जैसे भौतिकी, फिर इसके बाद में रसायन, और इसके बाद फिर जीव विज्ञान, ये 3 विषय हो जाते हैं। तो ऐसे ही ठीक इनकी जो रचना है, इनका जो संकलन है वो यामा में है, और यामा के फिर अलग अलग भाग है, निर्जा, फिर रश्मि और फिर निहार। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगले कवि का नाम देखिए, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला नाम आ जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी इनका नाम होता है, और इनको जो उपाधि दी जाती है यह है इनकी उपाधि निराला। ये आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी की उपाधि क्या है, तो इनकी उपाधि है ये निराला, ये आपको ध्यान रखना होगा। इनकी एक रचना होती है कुकुरमुत्ता,
इनकी एक रचना है कुकुरमुत्ता। तो ये इनकी प्रसिद्ध रचना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इनकी अगली रचना आती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जैसे परिमल, जैसे परिमल, और इसके बाद फिर अनामिका। तो परिमल, अनामिका और इसके बाद फिर कुकुरमुत्ता, ये इनकी रचनाएं हैं। इसमें जो ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है इनकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ये है कुकुरमुत्ता, जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगले रचनाकार देखिए, ये अगले कवि का नाम देखिए। तो अगले कवि आते हैं राम कुमार वर्मा। अगले कवि का नाम है राम कुमार वर्मा। जो राम कुमार वर्मा है, तो इनके द्वारा लिखित रचनाएं कौन सी हैं? तो आकाशगंगा और चित्ररेखा। इनकी जो रचना है, इनकी रचना का नाम है आकाशगंगा और इसके बाद फिर चित्ररेखा। आकाशगंगा और चित्ररेखा, यह इनकी रचना होती है, जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। इनके अलावा और भी कुछ कवि हैं, जैसे अगला नाम देखिए इसमें माखनलाल चतुर्वेदी का। अगला नाम आता है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। अब माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ रचनाएं हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचना है और प्रसिद्धि जिनके कारण इन्हें प्राप्त होती है, तो वह आपको ध्यान रखना होगा पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा, इसके कारण इन्हें ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इनको एक और नाम से जाना जाता है, एक भारतीय आत्मा। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारतीय आत्मा किसको कहते हैं? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी को कहते हैं। भारत की आत्मा या एक भारतीय आत्मा, ये इनको कहा जाता है, किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है। इसके बाद फिर इनका जन्म कहाँ पर होता है? तो होशंगाबाद में, बावई में इनका जन्म होता है। और बावई का नाम बदलकर मध्य प्रदेश सरकार ने माखन नगर कर दिया है। और जो होशंगाबाद है, तो होशंगाबाद का नाम भी नर्मदापुरम कर दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो पुष्प की अभिलाषा, यह इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी कविता है। इसके बाद फिर और कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं? तो जैसे हिम किरीटनी, जैसे हिम किरीटनी, और इसके बाद फिर हिम तरंगिनी। हिम किरीटनी और हिम तरंगिनी, ये इनकी रचनाएं होती है, जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर एक कवयित्री हैं जिनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं ये भी। तो उनकी रचनाएं भी आपको याद करना होगा। तो देखिए इसमें उनकी रचनाएं कौन कौन सी होती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो अगली इसमें देखिए कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए इसमें, तो इनकी कुछ रचनाओं में पहली रचना जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है आपसे, बिखरे मोती। ये रचनाएं आपसे बार बार पूछी जाती है, ध्यान रखना है फ्रेंड। बिखरे मोती, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और एग्जाम में से पूछा भी जाता है क्वेश्चन। फिर इसके बाद में अगले इनकी रचना का नाम है झांसी की रानी। ठीक है, झांसी की रानी, जो प्रसिद्ध रचना है इनकी, ये भी झांसी की रानी। इसके अलावा और कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इसके अलावा इनकी रचना है जैसे त्रिधारा, मुकुल। अगली इनकी रचना है त्रिधारा, फिर इसके बाद मुकुल, त्रिधारा, मुकुल। इसके बाद फिर पापी पेट, पापी पेट और वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है, तो इनमें से जो आपको याद रखना है, तो सबसे पहले बिखरे मोती याद रखना है, फिर उसके बाद झांसी की रानी, फिर त्रिधारा और वीरों का कैसा हो बसंत। ये इनकी ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनसे आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो छायावाद के कवि हैं, उनके नाम और उनकी रचनाओं के बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया है, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये छायावाद युग समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में अगला समय शुरू होता है प्रगतिवाद का। ठीक है, तो देखिए इसमें अगला प्रगतिवाद, अगला शुरू हो जाता है इसमें प्रगतिवाद। और जो प्रगतिवाद होता है, तो इसका समय कब से शुरू होता है? तो यह 1936 से शुरू हो जाता है। ठीक है, इसका समय
कब से शुरू हो जाता है, तो यह 1936 से शुरू होता है, आपको ध्यान रखना होगा। 1936 ईस्वी से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि 1956 तक चलता है, लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 1943 से प्रयोगवाद शुरू हो जाता है। तो प्रयोगवाद फिर 1943 से शुरू होगा, जो कब तक चलेगा इसका भी कोई निश्चित समय नहीं, तो उसके बारे में फिर बताया गया कि 1956 के आगे तक चलेगा, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि 1951 से नई कविता शुरू हो जाती है। तो ऐसे अलग अलग इनके समय दिए गए हैं। तो इसका समय 1936 से शुरू हो जाता है, जो आपको ध्यान रखना होगा प्रगतिवाद का, ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि जो प्रगतिवाद होता है, तो इसका नाम प्रगतिवाद क्यों हुआ, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रगतिवाद का नाम प्रगतिवाद इसलिए हुआ था क्योंकि एक प्रगतिशील संघ था। तो प्रगतिशील संघ की स्थापना की जाती है 1936 में, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि जो प्रगतिशील संघ है, प्रगतिशील संघ, तो जो प्रगतिशील संघ है इसकी स्थापना कब की जाती है, तो आपको ध्यान रखना होगा इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन कौन थे, इनके नाम भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इनके संस्थापकों में दो लोगों के नाम आपको ध्यान रखना है, एक तो सज्जाद जहीर और दूसरा नाम आपको याद रखना है मुल्कराज आनंद। ये दो लोगों के नाम आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन दो लोगों ने मिलकर ही इस प्रगतिशील संघ की स्थापना की थी। तो देखिए इसमें सज्जाद जहीर और इसके बाद फिर दूसरा नाम आता है इसमें, जो आपको ध्यान रखना होगा मुल्कराज आनंद, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये दो लोगों ने मिलकर इस प्रगतिशील संघ की स्थापना की थी, तो आपको ध्यान रखना होगा। और कब की थी, तो 1936 में। संस्थापक कौन कौन थे, तो इन लोगों के नाम आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में जो प्रगतिशील संघ है, तो इसी के द्वारा हम देखते हैं कि 1936 में लखनऊ में एक अधिवेशन आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा। देखिए तो इसमें एक अगला सम्मेलन का आयोजन होता है प्रगतिशील लेखक संघ सम्मेलन, प्रगतिशील लेखक सम्मेलन, ठीक है। तो प्रगतिशील लेखक सम्मेलन इसका आयोजन कब होता है, तो इस पर ध्यान रखेंगे आप। इसका आयोजन 1936 में किया जाता है। तो जो प्रगतिशील संघ की स्थापना हो जाती है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी उसी वर्ष 1936 में ही इसका आयोजन हुआ था। तो इसका आयोजन कब होता है, तो 1936 में। और कहाँ पर हुआ था, तो आपको इसका स्थान याद रखना होगा, लखनऊ में। कहाँ होता है इसका अधिवेशन, तो लखनऊ में होता है। और लखनऊ किसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश की। फिर इस समय इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो इसमें आपको याद रखना होगा कि इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तो ये मुंशी प्रेमचंद को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे इस समय, इस सम्मेलन के मुंशी प्रेमचंद, ये इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और इन्होंने इस समय अपने भाषण में कहा था, मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने भाषण में कहा था कि जो साहित्य है, तो इस साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए कि जो दबा कुचला वर्ग है उसको प्रगतिशील बनाना है, ठीक है, उसको आगे बढ़ावा देना है, ये साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए। ये इन्होंने कहा था मुंशी प्रेमचंद ने अपने भाषण में। आ रहा समझ में, मतलब जो दबा कुचला वर्ग है उसका उत्थान हो, ये साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए, ये इन्होंने अपने भाषण में कहा था। ये स्टेटमेंट इनका ध्यान रखना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है कि जब मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में भाषण दिया था, तो अपने भाषण में क्या कहा था इन्होंने, ठीक है। तो देखिए इसमें इन्होंने अपने भाषण में क्या कहा है। तो 1936 में जो प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन हुआ था लखनऊ में 1936 में, तो इन्होंने भाषण में क्या कहा था, तो सुनिए फिर से और इसको याद रखना आप लोग। इन्होंने कहा था कि साहित्य का उद्देश्य, इन्होंने कहा था कि साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले वर्ग का
उत्थान करना है। आ रहा समझ में? ये इन्होंने कहा था मुंशी प्रेमचंद ने अपने भाषण में। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये किसने कहा था कि साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले वर्ग होना चाहिए, मतलब दबे कुचले वर्ग का उत्थान होना चाहिए, ये किसने कहा था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना होगा मुंशी प्रेमचंद जी का, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि जो प्रगतिशील या जो प्रगतिवाद होता है, तो प्रगतिवाद की विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखिए इसमें प्रगतिवाद की कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आगे देखिए इसमें जो प्रगतिवाद होता है इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। प्रगतिवाद की विशेषताएं तो क्या क्या है इसकी विशेषता। तो सबसे पहली विशेषता आपको ध्यान रखना है कि इस काल में या इस समय में हम देखते हैं कि अब किसको बढ़ावा दिया जाने लगा। तो इसमें सामाजिक चेतना को बढ़ावा दिया जा रहा था, सामाजिक चेतना को बढ़ावा दिया जाने लगा। फिर इसके बाद में दूसरा कि इस समय राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया जाता है। फिर तीसरा क्या है इसमें, तो तीसरा इसमें हो जाता है नारी प्रेम को बढ़ावा दिया जाने लगा, नारी प्रेम। फिर इसके बाद में चौथा क्या था इसमें, तो इसमें प्रकृति प्रेम को बढ़ावा दिया जाने लगा, प्रकृति प्रेम को। फिर इसके बाद में पांचवा क्या है इसकी विशेषता, तो इसमें जो रचनाएं लिखी जाती, जो कविताएं लिखी जाएगी, अब ये किस काव्य में लिखी जाएगी, तो मुक्तक छंद में या मुक्तक काव्य में रचनाएं लिखी जाने लगी। तो इनका सब का मतलब क्या हुआ, इनका सब का मतलब है कि इस समय हम देखते हैं कि सामाजिक चेतना मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए कविताएं लिखी जाती हैं। फिर इसके बाद में राष्ट्रीयता मतलब देश के प्रति लगाव, राष्ट्र के प्रति लगाव के लिए कविताएं लिखी जाती हैं। फिर नारी प्रेम, तो इस समय हम देखते हैं कि नारी के प्रेम को बढ़ावा देने के लिए रचनाएं कविताएं लिखी जाती थी, ठीक है। तो उस समय हम देखते हैं कि हमारे भारत में नारियों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। महिलाओं को दोयम दर्जा हमने दे रखा था, उनको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं था, ठीक है। तो इस कारण से फिर क्या हुआ कि इस समय नारी प्रेम को अधिक बढ़ावा दिया जा रहा था ताकि उनको भी बढ़ावा मिले, उनको भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिले। फिर इसके बाद में प्रकृति प्रेम, तो इसमें हम देखते हैं कि जब ये कवि लोग अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में प्रकृति के बारे में लिखते थे, तो इसका मतलब क्या होता था कि प्रकृति को बढ़ावा दिया जाए, प्रकृति का संरक्षण किया जाए, पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। तो इसलिए ये लोग अपनी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन करते थे। फिर इसके बाद मुक्तक छंद क्या हो जाता है, तो मुक्तक छंद का मतलब होता है कि यह वह छंद होता है जिसमें मात्राओं और वर्णों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, ऐसे छंद को मुक्तक छंद कहते हैं। और जितने भी कवि होते हैं इस काल के, ये सभी कवि किस छंद में रचनाएं लिखते हैं, तो मुक्तक छंद में रचनाएं लिखते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि वर्तमान में जितने भी कवि होते हैं तो सभी कवि लगभग किस छंद में रचनाएं लिखते हैं, तो ये सभी कवि ये मुक्तक छंद में रचनाएं लिखते हैं। क्योंकि अगर वार्णिक छंद में कोई भी कवि रचनाएं लिखेंगे या कविताएं लिखेंगे या फिर मात्रिक छंद में कविताएं लिखेंगे तो इसमें लिखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है, मात्राओं का ध्यान रखना पड़ता है, अर्थ का ध्यान रखना पड़ता है, तुक का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सभी बातें ध्यान में रखना पड़ता है, जो कि आजकल के कवियों के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। अगर एक कविता किसी कवि को कह दिया जाए कि आप इसमें सोरठा में लिखिए या दोहा में लिखिए या चौपाई में कोई कविता लिखिए, तो पसीना आ जाएगा किसी भी कवि को कविता लिखने में इसमें। इसलिए आजकल के कवि ये मुक्तक छंद में रचनाएं लिखना पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्णों की और मात्राओं की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये इसकी प्रगतिवादी की विशेषताएं भी, या जो प्रगतिवाद है इसकी विशेषताएं भी समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद में आगे हम शुरू करते हैं जो प्रगतिवाद था, तो प्रगतिवाद के कुछ रचनाकार और उनकी रचनाएं। तो देखिए यहाँ पर पहले रचनाकार का नाम और फिर इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए इसमें रचनाकार और इसके बाद उनकी रचनाएं, ठीक है। अब रचनाकार, तो पहले रचनाकार का नाम देखिए यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद का नाम जो बहुत ही प्रसिद्ध है इसमें, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए इसमें कुछ प्रमुख रचनाएं इनकी, तो गोदान महत्वपूर्ण है। इसके बाद गवन, इसके बाद फिर कर्मभूमि, गोदान, गवन, कर्मभूमि। फिर इसके बाद में
ईदगाह। इसके बाद फिर इनकी अगली रचना है बूढ़ी काकी, बूढ़ी काकी, ठीक है, आदि। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की जो आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे गोदान से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, गबन से पूछा गया है कि गोदान किसकी रचना है, गबन किसकी रचना है, ठीक है, या ऐसा पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं फ्रेंड, याद रखिएगा। इसके बाद फिर अगले रचनाकार का नाम देखिए, इसमें शिवमंगल सिंह सुमन। अगले हैं डॉक्टर शिवमंगल सिंह। तो इनका नाम है शिवमंगल सिंह, लेकिन इनको जो उपाधि दी गई है, उपाधि इनको सुमन की उपाधि दी गई है, जो आपको याद रखना होगा। तो सुमन इनकी उपाधि है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं, तो कौन कौन सी रचना है, जैसे विश्वास बढ़ता ही गया, जैसे विश्वास बढ़ता ही गया। तो विश्वास बढ़ता ही गया पहले इनकी रचना, ध्यान रखें आप। इसके बाद फिर दूसरी इनकी रचना कौन सी हो जाती है, तो हिल्लोल, हिल्लोल। इसके बाद फिर जीवन के गान, जीवन के गान मतलब जीवन के गीत। ये इनकी रचनाएं होती है डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगले रचनाकार का नाम आपको ध्यान रखना, देखिए। तो अगले रचनाकार का नाम आता है केदारनाथ। अगले रचनाकार हैं केदारनाथ, और केदारनाथ की कुछ रचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखना होगा, जैसे फूल नहीं रंग बोलते हैं, जैसे फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये इनकी रचना है जो आपको ध्यान रखना होगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं। इसके बाद फिर इन्हीं की अगली रचना है नींद के बादल। केदारनाथ की अगली रचना है नींद के बादल, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है ये है फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकती है। फिर इसके बाद में अगले रचनाकार का नाम आता है नागार्जुन। तो जो नागार्जुन होते हैं इनको यात्री भी कहते हैं फ्रेंड, याद रखना, इनको एक नाम से और जानते हैं यात्री, ठीक है। तो इनको यात्री के नाम से भी जाना जाता है नागार्जुन को। और इनकी रचना कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है हरिजन गाथा। इनकी रचना है हरिजन गाथा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अब ऐसा क्यों नाम रखा इन्होंने, तो उस समय जो हरिजन की स्थिति थी, तो उन हरिजनों की स्थिति को देखकर इन्होंने यह रचना लिख दी थी जिसका नाम हुआ था हरिजन गाथा, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगले रचनाकार का नाम देखिए और उसकी रचना। तो अगले रचनाकार का नाम आ जाता है त्रिलोचन सिंह। अगले रचनाकार का नाम है त्रिलोचन। अब इनकी रचना कौन सी होती है, तो इनकी रचना है मिट्टी की बारात। इनकी रचना होती है मिट्टी की बारात, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर एक और इसमें विद्वान होते हैं, एक और रचनाकार का नाम आपको ध्यान रखना होगा, जिनका नाम है रांगे राघव। रचनाकार का नाम है रांगे राघव, ठीक है। तो रांगे राघव, इनकी रचना का नाम क्या है, तो इनकी एक रचना है पांचाली, ठीक है, इनकी रचना का नाम है पांचाली। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आपको जो प्रगतिवाद था, तो प्रगतिवाद के बारे में बताया और उसके जो रचनाकार हैं और उनकी रचनाओं के बारे में बताया है। तो अभी तक जो एग्जाम में आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे यही पूछे जाते हैं कि बताइए मुंशी प्रेमचंद ये किस काल के कवि हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर ऐसा पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं कौन सी हैं। फिर इनमें से पूछा जा सकता है कि जो त्रिलोचन है, तो त्रिलोचन ये किस काल के कवि हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा प्रगतिवाद के। इनकी रचना का नाम क्या है, तो इनकी रचना आपको ध्यान रखनी होगी। उल्टा पूछा जा सकता है कि मिट्टी की बारात किसकी रचना है, तो आपको ध्यान रखना होगा ये त्रिलोचन की, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये प्रगतिवाद भी समाप्त हो जाता है। और इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। इसके बाद का जो टॉपिक है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।